गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का लेक्चर 4 और उसमें आज स्टार्ट हो रहा है चालक का ताप पर निर्भरता। बताए थे कि प्रतिरोध चालक का नहीं, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। आपको बताए थे कि प्रतिरोध चार बात पर निर्भर किया था। एक लंबाई पर, दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब कि चालक किस पदार्थ का बना है, आयरन है, कॉपर है, तांबा है, जिंक है, मतलब किस प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है वो वाला। और चौथा था चालक का ताप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध जो है वो चालक के ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा। ये यहाँ पहुँचने से पहले आपको जरा हमने बताया था कि पदार्थ चार प्रकार का, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो वो क्या था, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे आपने पदार्थ को चार भागों में बांटा। जरा सा उस चीज को और डील करते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में कि आप सुनेंगे। सबसे पहली बात कि चालक में दो प्रकार का बैंड होता है। बैंड मतलब ऊर्जा स्तर। एक होता है नीचे में जिसका नाम है वैलेंस बैंड। क्या नाम इसका, वैलेंस बैंड। और ऊपर में होता है कंडक्शन बैंड। ऊपर में कौन है, कंडक्शन बैंड, और नीचे में क्या है, वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैप है इसका नाम है डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी का मतलब एनर्जी गैप। जरा समझिए आप अच्छे से, ये क्या है, ये एनर्जी गैप है, ऊर्जा में अंतर है। तो कहा गया कि यदि किसी भी चालक के, किसी भी पदार्थ के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर हो, मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के बहुत करीब हो, तो वैसे पदार्थ को चालक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, यदि ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड अगर ये बहुत कम हो तो इसको क्या बोलेंगे, चालक। ठीक है। दूसरा, यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, यदि वैलेंस बैंड और यहाँ पे कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का ये अंतर अधिक हो, ये अंतर अधिक हो तो उसको बोलते हैं कुचालक। क्या बोलेंगे, कुचालक। तीसरा, यदि आपका वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए, तो इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, मतलब अतिचालक। क्या बोलेंगे, अतिचालक। लेकिन यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड चालक और कुचालक के बीच में हो तो उसको बोलते हैं अर्धचालक। ये था चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक का परिभाषा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो यदि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कम हो तो उसे आप चालक बोलेंगे। यदि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो उसे आप अतिचालक बोलेंगे। यदि गैप बहुत अधिक हो तो उसे क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। यदि गैप चालक से अधिक हो और कुचालक से कम हो तो उसको हम लोग अर्धचालक बोलेंगे। ओके, तो ये परिभाषा था किसका, चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक का। तो हम लोग को ये समझना है कि ये लेकिन इस चीज को हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे पढ़ लिए, लेकिन इसका डेरिवेशन जो आगे मिलेगा वो 12th स्टैंडर्ड का, इसलिए हम थोड़ा सा कम ही यहाँ पे बताए हैं। समझना क्या है, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है और यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग दो लोगों को देखेंगे, एक होगा चालक और एक होगा अर्धचालक। ठीक है, देखेंगे क्या बोले, एक हो गया आपका चालक और दूसरा कौन हो गया, अर्धचालक। इस दोनों को आप समझेंगे। ठीक है, कुचालक और अतिचालक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझेंगे। ये हो गया आपका चालक। तो क्या बोले, चालक में क्या होता है, ये आपका VB का मतलब क्या हो गया, इसको हमने बोला था वैलेंस बैंड, और ऊपर में कौन था, ऊपर में है CB। CB का मतलब क्या बोले थे, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, अब देखिए क्या होता है। तो चालक है ये, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कम होता है, जिस वजह से चालक उसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। चालक उसे बोलेंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो होता क्या है कि यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर हो, मतलब चालक का ताप न बढ़ाया जा रहा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और हम लोग समझेंगे कि उस चालक में से विद्युत का प्रवाह हो रहा है।
लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो फ्री, जब आप चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप चालक का ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा है? ओके, जब आप चालक का ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना छोड़ देता है। जब आप चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक का इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना बंद हो जाता है, और होने क्या लगता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टक्कर करने लगता है। समझिए सर, आवेश का प्रवाह जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा का मान उतना अधिक होगा, और विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। अब समझिए क्या बोले, जब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, आवेश का प्रवाह हो रहा था, विद्युत धारा बना हुआ था, प्रतिरोध कम था। लेकिन जैसे ही आपने चालक को गर्म किया तो उसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन शुरू हो गया। जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन बढ़ गया, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना कम हो गया। जितनी कहानी बोलेंगे सब आप कॉपी में लिखेंगे। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना कम हो गया, आवेश का प्रवाह कम हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह कम हो गया, प्रतिरोध का मान बढ़ गया। फिर समझिए, यदि आप चालक को गर्म करते हैं तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, आवेश का प्रवाह कम हो जाता है, विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब एक लाइन सुनिए, चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना बंद कर देता है, जिस कारण से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका नोट्स आप बना देंगे। नेक्स्ट, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में ये हो गया वैलेंस बैंड और ऊपर में हो गया यहाँ पे कंडक्शन बैंड। ये है एनर्जी गैप, जिसको हम लोग बोले थे डेल्टा Eg, मतलब एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप अधिक होता है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लगभग बहुत कम होता है, जिस कारण से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन नहीं होता है। तब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जब आपने गर्म किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और जैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना वो कॉलिजन नहीं करके कहाँ चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगा। फिर समझिए, अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होता है। जब आप अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसमें ताप की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है, और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिस वजह से पहले आवेश का प्रवाह कम था, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन कम थे, लेकिन जब आपने उसे गर्म किया तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जिस कारण से आवेश का प्रवाह बढ़ गया, विद्युत धारा का मान बढ़ गया, और उसका प्रतिरोध कम हो गया। ठीक, दो लाइन सुनिए फिर शुरू से। चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन बढ़ता है। अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है क्योंकि गर्म करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो दो पॉइंट है, चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सिलिकॉन क्या अर्धचालक, सिलिकॉन को गर्म किया गया उसका प्रतिरोध घट जाएगा, लोहा को गर्म किया गया उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, प्रतिरोध का ताप पर किस प्रकार की निर्भरता होती है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन। अगला हेडिंग है आपके पास, प्रतिरोध का संयोजन। अगला हेडिंग होगा आपके साथ, अगला हेडिंग दीजिए आप सब लोग, प्रतिरोध का संयोजन। क्या दिया आपने, प्रतिरोध का संयोजन। अगला हेडिंग क्या दिया आपने अगला हेडिंग दिया प्रतिरोध का संयोजन। तो अगला हेडिंग क्या है, प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन क्या मतलब है, संयोजन का मतलब है प्रतिरोध को आपस में जोड़ना। जैसे कि मान लो क्या हुआ कि एक कहानी सुनाते हैं आपको। मान लो आप पढ़ लिख इंजीनियर बने और आप पढ़ने लिखने के बाद आप मेरे घर में मेरा टीवी खराब हो गया, मेरा रेडियो खराब हो गया, मेरा फैन खराब हो गया, आपको बुला के लाए। जब आप आए तो आपने क्या देखा कि इसमें प्रतिरोध खराब है, तो आप बोले कि सर प्रतिरोध आपका खराब है, प्रतिरोध नया लगाना पड़ेगा। हम अपने गोदरेज से आपको प्रतिरोध एक झोला निकाल के दिए, लेकिन वो क्या था, वो 2-2 ओम का प्रतिरोध था, एक झोला ऐसा मान लो, लेकिन हमारे टीवी में 4 ओम का प्रतिरोध लगता। तो आप क्या किए, तुरंत बोले कि सर हम लोग तो पढ़े हुए हैं, इसको 2 ठो को जोड़ देंगे, 2-2 4 ओम हो गया सर, बना लीजिए। सर
छोटे छोटे प्रतिरोध को जोड़ करके एक बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करना, या बड़े बड़े प्रतिरोध को जोड़ करके एक छोटा प्रतिरोध को प्राप्त करना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का संयोजन। अर्थात छोटे प्रतिरोध को जोड़ करके बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करना, पता नहीं कैसे, बड़े प्रतिरोध को जोड़ करके छोटा प्रतिरोध प्राप्त करना, पता नहीं कैसे, ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रतिरोध का संयोजन। ओके, तो प्रतिरोध का संयोजन वैसे 3 प्रकार का, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी 2 प्रकार का। एक पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन हुआ? पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको आपने क्या बोला? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अगला क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला आपने इसको? पैरेलल। पहला कौन हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन हो गया? समांतर क्रम संयोजन। पहला कौन हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन हो गया? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? जिसमें प्रतिरोध एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ा हो, उसे श्रेणी कहते हैं। एक लाइन में जुड़ा हो, उसे श्रेणी कहते हैं। ऊपर नीचे जुड़ा हो, उसे समांतर कहते हैं। ठीक है, आगे पीछे जुड़ना मतलब एक लाइन में जुड़ना क्या होगा? श्रेणी क्रम। एक होता है मिक्स क्रम संयोजन, मिश्रित संयोजन। ठीक है, तीसरा कौन होता है? मिश्रित संयोजन। ये पढ़ा नहीं जाता, ये अपने आप पढ़ा चला जाता है। मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये क्या है? ये है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपने क्या पढ़ा? ये 3। तो पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा कौन सा है? मिश्रित क्रम संयोजन। ओके, तो हम लोग इस दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, तीसरा खुद ब खुद हो जाएगा। आइए, तो सबसे पहला आप हेडिंग दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगला हेडिंग क्या बनेगा हमारे सामने? अगला हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। जरा देखेंगे इसको। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब, जैसे मान लो आपके पास ये प्रतिरोध है R1, यहां दूसरा है R2, तीसरा है R3। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें प्रतिरोध एक लाइन में जुड़ा होता है। एक लाइन में जुड़ा होता है। नंबर 1, एक लाइन में जुड़ा होता है या आगे पीछे जुड़ा होता है। आगे पीछे जुड़ा होता है। कंप्लीट। श्रेणी क्रम में, ये जो श्रेणी क्रम है इसमें क्या होता है? श्रेणी क्रम में छोटे प्रतिरोध से बड़े प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है। इसमें छोटे प्रतिरोध से बड़े प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। कंप्लीट। तीसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। तो इसमें धारा समान होता है। इसमें क्या होगा? धारा समान होता है। जितना धारा R1 से उतना धारा R2 से उतना धारा R3 से, तीनों से धारा क्या होगा? समान जाएगा। और वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज अलग अलग होता है। क्या बोले? वोल्टेज अलग अलग होता है, क्योंकि सबका प्रतिरोध अलग अलग है। सब, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, तो सबका खुराक अलग अलग है। कोई फैन है, कोई बल्ब है, कोई AC है, कोई फ्रिज है। तो जो जितना हैवी होगा वो वोल्टेज का खपत उतना ही अधिक करेगा। ओके, लेकिन सबको धारा सेम मिलेगा। तो सबको धारा सेम मिलेगा। एक ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे, मानव शरीर का प्रतिरोध, हो सकता है कभी पूछ दे, 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम। ये याद रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना? 30,000 ओम। कभी अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो याद रखेंगे। ओके, तो वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या बोले? सभी में धारा का मान समान और वोल्टेज का मान अलग अलग। कोई अधिक खाएगा, कोई कम खाएगा। ओके, तो ये अभी मान लीजिए कि इसके साथ एक बैटरी जोड़ दें, तो ये तीनों क्या करेगा? मिल करके खपत करेगा। लेकिन अगर कोई अकेला ही इस तीनों के बराबर खपत करे तो उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो आपने क्या बोला कि यदि, इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग अब, यदि बहुत सारे प्रतिरोध मिल करके वोल्टेज को खपत करे और
उसके बदले में कोई एक प्रतिरोध ही उस वोल्टेज को खपत कर दे, तब वो सिंगल प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। वो जो सिंगल प्रतिरोध है वो इन सभी का समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि आप हैं और हम लोग इधर 4 लोग हैं, हम लोग 4 20 रोटी खाते हैं और आप अकेला 20 रोटी खाते हैं, इसका मतलब आप जो हैं हम चारों के समतुल्य हैं। ओके, तो आपने क्या बोला कि समतुल्य आपने मान लो ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3 और ये हो गया आपका R4, ऐसा मान लेते हैं R4। इन सभी को आपने क्या किया, एक V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया। कितना के साथ? V वोल्ट के साथ। इसका मतलब है V इसमें से मान लो धारा I दिया तो सब में से धारा कितना जाएगा? I ही जाएगा, सब में से धारा I जाएगा। तो इसका मतलब सभी में धारा का मान समान होगा। लेकिन ये सभी मिल करके मान लो ये R1 है, ये V1 वोल्टेज खाता है, ये V2 वोल्टेज खाता है, ये V3 वोल्टेज खाता है, ये V4 वोल्टेज खाता है, मतलब ये चारों मिल करके V वोल्टेज को खाता है। लेकिन एक अकेला इंसान है, एक अकेला इंसान है R, जो अकेले इस V वोल्टेज को खाता है, जो अकेले इस V वोल्टेज को खाता है, तब ये V वोल्टेज को ये बेचारा अकेले खाता है, तब इस R को इन सभी का क्या बोलेंगे? समतुल्य। इसका मतलब है इस V को कौन कौन खाया? R1 खाया, R2 खाया, R3 खाया, R4 खाया। R1 कितना खाया? V1, R2 V2, R3 V3, R4 V4 खाया। इसका मतलब इस चारों को जोड़ेंगे तो V के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि नौ अब V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चारों वोल्टेज को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? V के बराबर। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू R। और ये कौन सा R है? ये R है समतुल्य। सम का मतलब क्या हो गया? समतुल्य। समतुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। तो कभी कभी हम लोग ये V बराबर I R को कभी कभी R EQ भी लिख देंगे या R समतुल्य भी लिख देंगे। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे V बराबर I R, वैसे V1 बराबर I तो सबका सेम होगा तो I R1, V2 के जगह पे I R2 ऐसा लिखेंगे, V3 के जगह पे I R3 ऐसा लिखेंगे, V4 के जगह पे I R4 ऐसा लिखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। तो सिमिलरली V के जगह पे क्या लिखेंगे? I इंटू R समतुल्य, V1 के जगह पे I इंटू R1, V2 के जगह पे I इंटू R2, V3 के जगह पे I इंटू R3, V4 के जगह पे I इंटू R4। सब में से I कॉमन है तो क्या करेंगे? R समतुल्य बराबर हो जाएगा सभी प्रतिरोध को आराम से आपस में क्या कीजिए? आप जोड़ दीजिए। यदि 4 प्रतिरोध हो, चारों श्रेणी क्रम में हो, तो उसका समतुल्य कैसे निकालिएगा? सभी को जोड़ दीजिएगा। फिर समझिए, यदि 4 प्रतिरोध हो और चारों श्रेणी क्रम में हो, मतलब एक रेखा में जुड़ा हुआ हो, एक लाइन में जुड़ा हुआ हो, ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जैसे कोई ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। लेकिन आप खींच के देखो, क्या वो सीधा एक लाइन है? एक लाइन है। अगर वो एक लाइन है तो समतुल्य निकालना हो तो सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर समतुल्य निकालना हो तो कैसे करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। ओके, तो ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, बाय द वे आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? यहाँ एक सवाल लिखते हैं। सवाल ये है, मान लो आपके सामने सवाल दिए कि ये R1 5 ओम, R2 6 ओम, R3 3 ओम ऐसा दिया हुआ है। यहाँ A है, यहाँ B है। पूछेगा कि R AB ज्ञात करें, मतलब AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों किस में है? श्रेणी में है। क्या करेंगे आप? तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 5 14 ओम। आया समझ में? कभी आपको ऐसे पूछेगा, देखिएगा जरा, मान लीजिए ये है आपका 2 ओम, यहाँ पे है आपका 3 ओम, यहाँ पे है आपका 4 ओम, ऐसा हो गया। इसके साथ एक 18 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 18 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि परिपथ में धारा ज्ञात करें। सवाल पूछा, परिपथ में धारा ज्ञात करें। परिपथ में क्या ज्ञात करें? धारा ज्ञात करें। मतलब क्या निकालना है? सॉल्यूशन में चलते हैं। आपको क्या पूछा? आपको पूछ रहा है कि I कितना होगा। ठीक है, आप देखेंगे I बराबर V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I R, ओम के नियम से। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर होगा V बटा R। लेकिन R कौन सा? समतुल्य लेंगे।
ठीक है। चलिए भी कितना है आपके पास 18 वोल्ट। चलिए समतुल्य, समतुल्य का मतलब श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे 4 3 7 2 9, कितना हो गया 9 दूना 18, धारा का मात्रा कितना एम्पियर, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। ओके नेक्स्ट अगला सवाल बाय द वे आपसे ऐसा पूछ दिया, ऐसा दे देगा आपको। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ भी 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 2 ओम, 3 2 5, 5 2 7 और यहाँ पे 1 ओम दे दिया। पूछा धारा ज्ञात करें, धारा ज्ञात करें। चलिए सब आई क्या चाहिए आपको, आपको आई चाहिए। ओम का नियम क्या कहता है आपको, V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या होगा फॉर्मूला V बटा आर। V कितना है इसमें 24 वोल्ट। आर देखेंगे, देखिए सभी के सभी एक लाइन में जुड़ा हुआ है, लाइन ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन खींचेंगे तो सब एक लाइन में आ जाएगा। तो कितना हो गया, एक लाइन में है तो समतुल्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे 2 3 5 2 7 1 8, तो आई बराबर कितना हो गया 8 या 24 मतलब 3 एम्पियर। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन अच्छे से देखेंगे आप, और आप हेडिंग दो मेरे साथ समांतर क्रम संयोजन। तो अगला आपके पास हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अगला हेडिंग क्या है आपके साथ, आपके पास अगला हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है जरा ये देखिए, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़ा होता है। समांतर क्रम में सभी के सभी प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़ा होता है। क्या बोले, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़ा होता है। जैसे आइए देखते हैं, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर नीचे, जैसे ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये कैसा क्रम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका समांतर क्रम, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ओके, तो समांतर क्रम में क्या होता है कि अगर आप इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हो तो बैटरी क्या देगा, धारा देगा। मान लो V वोल्ट है तो यहाँ से धारा दिया, मान लो ये धारा आई गया, तो यहाँ के बाद 3 भाग है, 3 गो नहर है, एक नहर में से 3 चैनल निकल गया। तो मान लेते हैं R1 में धारा I1, इसमें धारा I2, इसमें धारा I3। लेकिन यहाँ का वोल्टेज भी है तो यहाँ का भी वोल्टेज भी होगा और यहाँ का वोल्टेज 0, इसमें इस बड़े वाले पोल का वोल्टेज भी और इसका 0। ठीक है, इसका मतलब है कि समांतर क्रम में सभी का वोल्टेज बराबर होता है। समांतर क्रम में सभी का वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में, समांतर में प्रतिरोध, प्रतिरोध ऊपर नीचे जुड़ा होता है, ऊपर नीचे जुड़ा होता है। नंबर एक इसमें बड़े प्रतिरोध से, इसमें बड़े प्रतिरोध से छोटा प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है, छोटा प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। ओके, तीसरा इसमें धारा अलग अलग होता है। देखिए ऊपर फिगर में देखिए, अलग अलग, समांतर क्रम में धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज समान होता है, उसमें वोल्टेज अलग अलग था, इसमें वोल्टेज समान होता है, इसमें वोल्टेज समान होता है। इसमें वोल्टेज क्या होगा, समान होता है। मतलब यहाँ का वोल्टेज भी तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो इसके संगत भी वोल्टेज भी है, इसके संगत भी वोल्टेज भी है, इसके संगत भी वोल्टेज भी है, लेकिन इसके संगत धारा I1 है, इसके संगत I2 है, इसके संगत I3 है। अब हम लोग को निकालना है समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो मान लिए ये तीनों मिल करके इसका अकेला एक प्रतिरोध है समतुल्य, जो भी वोल्टेज को खा रहा है। धारा कितना मिला, इसको भी I, धारा इसको भी कितना मिला I। देखिए ना, धारा मिला I, वो I टूट गया 3 भाग में, I1, I2 और I3। ओके, तो हम लोग क्या समझे, इसको जरा हम मिटा रहे हैं। तो फिगर में हम लोग क्या देखे कि उस समय वोल्टेज बट रहा था, लेकिन आज क्या हुआ है, धारा बटा है। तो लिख सकते हैं इस जंक्शन पे I बराबर ये आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो ये क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है,
V बराबर क्या होता है आई आर, तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर V बटा आर, नहीं I बराबर क्या होगा V बटा आर, तो ये हो गया I बराबर V बटा आर। लेकिन ये कौन आर, आर समतुल्य है, ये कौन आर है, ये आर समतुल्य है। V1 तो V बटा R1, I1 किस में है R1 में, तो V बटा R1। I2 बराबर यहाँ यहीं से I2 बराबर क्या होगा V बटा R2, I3 बराबर क्या होगा V बटा R3, नहीं यहाँ पे V कॉमन कर लिए तो 1 बटा R समतुल्य बराबर हो जाएगा, V कॉमन कर दिए तो 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3, क्या सही है। V के साथ V कट गया तो क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला बना 1 बटा R समतुल्य बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 ऐसे। तो क्या करना है, ये कौन क्रम में है, तो ये है समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में है। ये कौन क्रम में है, समांतर क्रम में, अर्थात श्रेणी क्रम अगर रहेगा तो सबको सीधा जोड़ देंगे, लेकिन जब समांतर क्रम रहेगा तो पलट के जोड़ेंगे। क्या बोले, यदि श्रेणी क्रम रहेगा तो सीधा जोड़ देंगे, यदि समांतर क्रम रहेगा तो क्या करेंगे, उसको पलट के जोड़ देंगे। ओके, मतलब 1 बाय आर समतुल्य बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 वगैरह वगैरह इस तरीके से जोड़ देंगे। तो अगला हेडिंग है कि यदि दो प्रतिरोध समांतर में हो, यदि दो प्रतिरोध समांतर में हो, ठीक है, देखेंगे यदि दो प्रतिरोध हो, तो दो प्रतिरोध हो किस में हो, दो प्रतिरोध समांतर में हो तो क्या करना चाहिए, देखेंगे। मान लो ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है, ये आपका R2 है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। R समतुल्य निकालना है तो क्या है फॉर्मूला, 1 बटा R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा करेंगे। अच्छा, R1 R2 का एलसीएम कितना होगा, R1 इंटू R2, R1 कट गया तो ऊपर में हो गया R2 कट गया हो गया R1, ये क्या हो गया 1 बाय R समतुल्य। 1 बाय R को पलट दीजिए तो R निकल जाएगा, तो ये कौन R है, ये समतुल्य है, बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 और नीचे में इसको पलट के थोड़ा लिख देते हैं R1 प्लस R2। अर्थात मेरा ये कहना है कि हम लोग यदि दो प्रतिरोध होगा ना आज के बाद तो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। समय कैसे करेंगे, ऊपर में दोनों को नीचे गुना कर देंगे, नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, मन ही मन तुरंत निकाल देना है, कोई नो डिस्कशन, एकदम नो डिस्कशन। क्या बोले, यदि आप दो, ये सिर्फ 2 गो के लिए है, अगर 2 से अधिक होगा तो इस ये फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा इस पे। तो मेरा क्या कहना है, ये किसके लिए है, जब केवल 2 प्रतिरोध हो तब आप इस प्रकार के फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, यदि 2 से अधिक हुआ तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, हमें विश्वास है। ओके, ये इसीलिए दी, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बड़का चीज़ है, ये इसी का एक रूप है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बाय द वे 2 गो प्रतिरोध है और बहुत ज़्यादा समय हम लोग लैप्स करें, वो हमको ये नहीं है, ये नहीं एकदम नहीं। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में दोनों को गुना कर देंगे, नीचे में दोनों को जोड़ देंगे। ओके, तो मेरा ये कहना था कि इस तरीके से निकालेंगे। आइए जरा इस पर कुछ सवाल करते हैं, आपसे पूछा जाएगा, देखेंगे आप अप्लाई करेंगे, एकदम मन ही मन सुंदर से अप्लाई करेंगे और हम आपको सवाल देंगे। सवाल ये है, पहला सवाल है आपके पास कि ये 5 ओम, नीचे में दे दिया आपको 10 ओम। देखिए ये लाइन में है कि ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे है, समांतर है कि श्रेणी है, ऊपर नीचे है तो समांतर है। इसका बोला समतुल निकालने के लिए, बोलिए समतुल, 2 गो है ना, समतुल कैसे निकालिएगा, हम बोले ऊपर में गुना कर देना, नीचे में जोड़ देना, तो 10 5 50, नीचे में 10 5 15, ये ओम आंसर। थोड़ा सा काट भी सकते हैं, 10 5 50 3 5 15, तो ये हो जाएगा 10/3 ओम, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हुआ आंसर। ओके, नेक्स्ट आप जरा बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए ये है 2 ओम, यहाँ पे है 5 ओम और यहाँ पे 3 ओम कर देते हैं, नीचे में हो गया आपका 10 ओम या नीचे में हो गया 12 ओम, ऐसा दे दिए। आप देखिए तो ये क्या है सर, इसमें देखो ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, तो पहले क्या करना है, इसको इसी को बोलते हैं मिक्स संयोजन। तो इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले मन ही मन, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, आप मन ही मन क्या करना, जो सीरीज में होगा पहले उसको जोड़ लेना, उसको सॉल्व कर लेना। तो सीरीज में कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अगला फिगर, ऊपर में जोड़ दिए होंगे तो ऊपर में 5 ओम, क्या सही है, आपको दिख रहा है,
दिख रहा है। नीचे में कितना है, नीचे में हो गया आपका कितना, तो 12 ओम। अब बोलिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अब कैसे निकालेंगे समतुल्य, क्या करेंगे, अब 2 गो बन गया, पहले 3 ठो था इसलिए दिक्कत था, 3 ठो को बदल लिए 2 ठो में, अब दोनों समांतर में आ गया, 12 पंचे 60, 12 5 17, तो 60/17 ओम आंसर। क्या नहीं है सही, एकदम सही है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, आपसे ऐसा सवाल पूछेगा, देखेंगे आप, ये 5 ओम है, ये आपका हो गया मान लेते हैं 10 ओम, ऐसा हो गया, इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3 ओम, ऐसा दे दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आपको पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या देखेंगे, ये दोनों समांतर में है, उसके साथ ये श्रेणी में है। आप देखेंगे पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन, इस दोनों को सॉल्व करके एक बना लीजिए, तो इसके लिए कितना होगा, गुना कर देंगे, तो ऊपर में 50 नीचे में 15, ये कितना हो गया 3। अब कैसे निकालेंगे, अब इस दोनों श्रेणी में आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, तो आर समतुल्य बराबर हो जाएगा 50/15 + 3, तो ये हो जाएगा 15 या 45, अब 45 प्लस कितना हो गया 95, अब बटा कितना हो गया 15, इतना ओम हो गया। इसको काट भी सकते हैं आप, क्या नहीं है सही, एकदम सही है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं तब कुछ सवाल करवाते हैं। खोज के आप ये जो आपका सवाल दे रहे हैं, इस पे आप खोज के सवाल करना, ढेर सारा सवाल करना, एकदम क्लियर कर देना सवाल को। ओके, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ये 6 ओम, ये 4 ओम, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम, ऐसा दे दिया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बोला इसका समतुल्य निकालिए। तो समतुल्य कैसे निकालेंगे, ये देखिए जरा आप। सबसे पहली बात, ऊपर का दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया 6 4 10, ऊपर का दोनों किस में हो गया, सीरीज में, कितना हो गया 10 ओम, नीचे का 5 5 10, ये भी दोनों कितना बन गया 10 ओम। इसी दोनों के बीच में यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों का निकालना। अब 10 ऊपर में 10 नीचे में, 2 गो प्रतिरोध है ना, समतुल्य कैसे निकालते हैं, समतुल्य कैसे निकालते हैं देखेंगे, ऊपर में गुना कर देंगे, 10 गुना 100, नीचे में 10 10 20, कितना हो गया 20 पंचे 100, 5 ओम आंसर। क्या समझ में आया, एकदम आया। नेक्स्ट सवाल, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कभी कभी, ऐसा दे दिया, यहां पे जा करके यहां पे ऐसे जोड़ दिया, मान लीजिए हम दे रहे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ऐसा दे दिया, ऐसा दिया, बोला समतुल्य निकालिए। सब बहुत आसान है, ये तीनों सीरीज में, तो कितना हो गया, आर समतुल्य निकालना है। सॉल्यूशन में चलिए, सबसे पहले ये तीनों सीरीज में, 4 3 7 2 9, तो इस तीनों के लिए कितना हो गया यहाँ पे 9, ये पॉइंट ए है। आप देखेंगे 10 10 का, तो 10 10 गुना 10 100, नीचे में 10 10 20, तो 20 पंचे 100, तो 10 10 का 5 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 5 ओम, ये हो गया पॉइंट बी। अब आर समतुल्य कितना निकालेंगे, दोनों श्रेणी में की समांतर में, श्रेणी में 9 5 14, कितना हो गया 14 ओम। समझ में आ रहा है समझ में। तो मेरा क्या कहना है कि यदि इस प्रकार का सवाल रहेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल ऐसे समझिए आप, एक सवाल कैसा है ये समझिए जरा। कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो कि 2 प्रतिरोध है, यहां देखिए 2 समान प्रतिरोध समांतर हो। देखो हम क्या कहना चाहते समझिएगा, मान लो ऊपर में भी आर है और नीचे में भी आर है, क्या बोले 2 गो समांतर प्रतिरोध है, दोनों समान है, ऊपर में भी आर नीचे, मतलब ऊपर में भी 10 नीचे 10, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो इसका जरा समतुल्य निकालते हैं। तो 1/r समतुल्य बराबर क्या करेंगे, 1/r जोड़ 1/r, तो r का लघुत्तम क्या हो गया r, तो 1 जोड़ 1 कितना हो गया 2/r, तो 1/r समतुल्य बराबर कितना 2/r, लेकिन हमको 1/r थोड़ी चाहिए, r समतुल्य चाहिए, तो पलट देंगे इसको, तो r समतुल्य बराबर कितना निकलेगा r/2। समझिएगा, यदि 2 समान प्रतिरोध समांतर में रहेगा तो r/2 कर देंगे, नहीं क्या कहना चाह रहे, एक प्रतिरोध ले लेंगे, अब प्रतिरोध की संख्या से भाग कर देंगे। अगर 3 गो होता, यहां देखिए जरा, आर होता, फिर आर होता, फिर आर होता, समझिएगा अच्छे से, 3 गो प्रतिरोध समांतर क्रम, लेकिन तीनों समान होना चाहिए, तो कितना होगा 1/r समतुल्य बराबर 1/r 1/r 1/r, कितना हो गया, इसका लघुत्तम r ऊपर में 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 3/r,
तो 1/r समतुल्य बराबर 3/r, तो यहाँ से r समतुल्य बराबर क्या हो जाएगा, r/3। मतलब 2 गो रहेगा तो r/2 कर देंगे, समान होना चाहिए 3 गो रहेगा r/3 कर देंगे, 4 गो होता r/4 कर देते। मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे 10 ओम का 4 गो प्रतिरोध है, बताइए समतुल्य कितना होगा, 10/4 मतलब 2.5 ओम। ओके, तो इस पे जरा एक दो सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिएगा। तो क्या मेरा कहना है, यदि समान प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हो तो क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, r/2, r/3, r/4, r/5 ऐसा। तो यदि आपसे पूछा जाए ये 10 ओम, यहाँ पे भी ये है 10 ओम, बताइए समतुल्य कितना होगा, जल्दी बताइए। इसका आर समतुल्य कितना होगा, इसका आर समतुल्य हो जाएगा 10/2, कितना हो गया, 5 ओम। कॉन्सेप्ट पे अगला है, मान लीजिए ऊपर में 9 ओम, फिर नीचे, लेकिन तीनों समान होना चाहिए तभी ये लगेगा ट्रिक, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं तो वही फॉर्मूला 1/r1 वाला 1/r2 वाला। बताइए इसका आर समतुल्य कितना होगा, इसका आर समतुल्य हो जाएगा, 3 गो है, तीनों बराबर है, तो क्या बोले, एक गो प्रतिरोध ले लीजिए, नीचे प्रतिरोध की संख्या ले लीजिए, 3 तिया 9, 3 ओम हो गया। क्या समझे आप। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए, मान लो यहाँ पे 10 ओम, दूसरा भी आपका 10 ओम, तीसरा भी आपका 10 ओम, चौथा भी आपका 10 ओम, चारों क्या है, समांतर क्रम में है। बताइए इसका आर समतुल्य कितना होगा, क्या लिखेंगे आंसर, 10/4 मतलब 2.5 ओम। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट था, यदि समांतर में होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट पे इसको निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला, अब कुछ सवाल ऐसा पूछता है आपसे, बहुत छोटा छोटा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है, आपसे सवाल पूछेगा कि एक सवाल ऐसा है, सवाल पूछता है ये 5 ओम और यहाँ भी आपको दे दिया एक 5 ओम दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपको 2.5 ओम दे दिया। उसके बाद इसके साथ क्या किया, एक 20 वोल्ट का बैटरी जोड़ा हुआ है और यहाँ पे एक आमीटर लगा हुआ है। तो पूछेगा कि आमीटर का रीडिंग बताइए। आमीटर का रीडिंग का मतलब होता है पाठ्यांक। क्या पूछ रहा है, आमीटर का रीडिंग बताइए। अब देखेंगे सॉल्यूशन, आमीटर का रीडिंग का मतलब क्या है। अगर पूछेगा आमीटर का रीडिंग बताइए तो आमीटर क्या मापता है, तो आपको बताएं धारा मापता है। तो धारा मतलब क्या निकाल देना है, करंट निकाल देना है। अगर ऐसा सवाल रहेगा, पूछेगा आमीटर का रीडिंग बताइए, तो क्या निकाल देंगे, आमीटर क्या मापता है, धारा, तो क्या निकाल देंगे, इसमें आई निकाल देंगे। चलिए आई बराबर क्या होता है, V/R। देखिए आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V/R, लेकिन ये कौन आर होता है, समतुल्य। V कितना है, 20 वोल्ट। आप देखेंगे, चलिए आर समतुल्य, ये दोनों समांतर में 5-5 का अढ़ाई नहीं, अभी बताए हैं ना, समांतर में हो, बराबर हो तो 2 से भाग कर देंगे, 2 गो रहेगा तो 5-5 का 5/2 मतलब अढ़ाई। ये दोनों श्रेणी में है, अढ़ाई 5, तो कितना हो गया, 20/5 कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो कितना मापा, ये आई ही तो मापेगा कर आमीटर, तो आमीटर रीडिंग कितना हो गया, 4 एम्पियर। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है आपसे, ये 4 एम्पियर, यहाँ पे 6 एम्पियर, यहाँ भी 6 एम्पियर, 6 ओम, इसके साथ जो है 14 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। तो आपसे पूछा, यहाँ पे एक आमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। आपसे सवाल पूछा कि आमीटर तथा वोल्ट मीटर का रीडिंग का हिंदी होता है पाठ्यांक, रीडिंग बतावें। आमीटर तथा वोल्ट मीटर का क्या बतावे, रीडिंग बतावे। चलिए आमीटर क्या मापता है, करंट। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज। क्या पढ़ा है आपको, आमीटर क्या मापता है, करंट। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज। इसका मतलब करंट और वोल्टेज निकाल देना है। ठीक है, चलिए करंट बराबर, तो आई बराबर क्या होता है, V/R। V कितना है, 14 वोल्ट। R कितना होगा, आप देखिए R 6 का 3, 4 3 7, तो कितना हो गया, 7 दूना 14, 2 एम्पियर। करंट निकल गया। मतलब आमीटर कितना मापेगा, 2 एम्पियर। अब यही 2 एम्पियर ना पूरे सर्किट में घूमेगा, लेकिन वोल्टेज किसका चाहिए, केवल 4 ओम का। फॉर्मूला होता है V/IR। आई कितना, 2 एम्पियर। आर कितना चाहिए, जहां पे वोल्ट मीटर लगा रहेगा उसी का आर लीजिएगा। तो वोल्ट मीटर कितना पे लगा हुआ है, 4 ओम पे, कितना हो गया, 4 दूना 8 वोल्ट। समझ में आया। तो ये आपका हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट। तो इस प्रकार का सवाल आपसे ढेर सारा पूछा जा सकता है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा,
वगैरह वगैरह कैसे होगा। तो आप इसको कैलकुलेट, ढेर सारा सवाल इस पे आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आपसे बोलेंगे कि मान लो कि n गो समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और n गो समान प्रतिरोध समांतर में है। देखिएगा एक बार, यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी में हो, समझिएगा, n समान प्रतिरोध श्रेणी में हो, इसका मतलब क्या है, ये भी R सब समान है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, डॉट डॉट डॉट, मतलब ढेर सारा, लेकिन कै गो है ये, टोटल n गो है, n प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसका R सीरीज में, ये सीरीज में है ना, श्रेणी में है, तो श्रेणी को क्या बोलते हैं, सीरीज, इसको हम लोग लिख दिए RS, क्या लिखे, RS। 2 गो होता तो R जोड़ R 2R, 3 गो होता 3R, 4 गो होता 4R, तो n गो होगा तो क्या होगा, n इंटू R, अर्थात यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी में हो तो समतुल्य कितना होगा, n इंटू R। दूसरा देखिए, यदि n समान प्रतिरोध समांतर में हो, देखिए जरा, आज क्या है कि n गो समान प्रतिरोध किस में है, समांतर में। समांतर होने के लिए कैसा होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। ऐसा ऐसा कै गो है, ऐसा ऐसा कै गो है, ऐसा ऐसा R गो, n गो है। इसमें कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, n प्रतिरोध, बताए थे 2 गो रहेगा तो R/2, 3 गो रहेगा R/3, n गो रहेगा तो R/n। तो इसका जो समतुल्य होगा, पैरेलल को क्या लिखते हैं, P, तो Rp बराबर क्या हो जाएगा, R/n। ये कितना हो गया, R/n। RS बराबर क्या हो गया, n इंटू R। नाउ अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, RS/Rp निकालेंगे आप, RS/Rp, RS कितना हो गया, n इंटू R, Rp कितना होगा, R/n, n चला जाएगा ऊपर, तो यहां से बन गया RS/Rp बराबर n², ऊपर का R नीचे का R कट गया, तो RS/Rp बराबर क्या हो गया, n²। या इसी सवाल को ऐसे पूछता है, RS अनुपात Rp बराबर n²/1, ओके। या इसी को ऐसे पूछेगा, Rp अनुपात RS बराबर 1/n²। अब सवाल कैसे पूछेगा जरा ये देखिए, कितनी बार सवाल पूछता है कि यदि 3 प्रतिरोध, n है प्रतिरोध की संख्या, देखिए ना इसमें n गो है, यहाँ भी n गो है, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, यदि 3 प्रतिरोध को, इसको देखिए अच्छे से, यदि 3 प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसके समतुल्य का अनुपात, पहले श्रेणी बाद में समांतर, पहले सीरीज बाद में पैरेलल, तो क्या होगा, n²/1, 3/9, 3 गो है ना, तो उसका स्क्वायर है ना, 3/9, 9/1 हो जाएगा। अच्छा, इसे यदि 3 प्रतिरोध को पहले P मतलब पैरेलल समांतर, बाद में S मतलब सीरीज श्रेणी, पहले समांतर बाद में श्रेणी किया जाए तो उसका अनुपात क्या होगा, 1/3/9, 1/9। समझ में आ रहा है जी। तो ये इस पे सवाल ऐसा पूछेगा, ऐसे पूछेगा सवाल, यदि 4 प्रतिरोध को पहले श्रेणी और बाद में समांतर जोड़ा जाए तो उसके समतुल्य का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले श्रेणी तो n²/1, 4 चौका 16, 16/1, पहले समांतर बाद में श्रेणी तो 1/16। समझ में आ रहा है। तो इस पर इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से पॉलिटेक्निक में कितनी बार सवाल पूछा है, ओके। तो हम लोग क्या देखें कि इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या था यहाँ तक में, यदि n समांतर को यहाँ तक जोड़ा जाए, तो ये था आपका लेक्चर 4 विद्युत धारा का। तो हम चाहते हैं कि आज के लेक्चर को यहाँ रोका जाए और नेक्स्ट हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के बाद आगे स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर को 1 बाय 1 देखते होंगे, सबको बोलते हो कि सब लोग देखिए, सब लोग फ़ायदा उठाइए, सब लोग अच्छा सा नोट्स बनाइए, सब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सब लोग न्यूमेरिकल्स बनाइए। मेरा मेन रहता है कि आप न्यूमेरिकल्स बनाइए, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी का हो, भारती भवन हो या टीएमएच का कोई भी बुक हो, उसका न्यूमेरिकल्स बनाइए। जो न्यूमेरिकल्स नहीं बने, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।